सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस। ठीक है, मैथ में नहीं पढ़ाती हूँ, सो साइंस हम देखेंगे। ये सेम सीरीज है 2022 लेवल 2 वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो केमिकल चेंज होते हैं ना, वो कौन से चेंज होते हैं जिसमें उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है और कोई एक नया कंपाउंड ही जो है वो हमें ऑब्टेन होता है। तीसरा फीचर होता है ये अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं जा सकते। क्लियर? पहली बात क्या है, इनकी संरचना बदल जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं जा सकते। देयर इज नो स्कोप टू गो बैक इन देयर मेन स्टेज। थर्ड होता है इसमें कोई न्यू एलिमेंट जो है वो बनता है, यानी कि नया पदार्थ जो है वो इसमें बनता है। ये होते हैं आपके रासायनिक उदाहरण। दूध का जमना, ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है उसके कारण ये जम जाते हैं और उसमें क्या होता है, ये दही में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जिसे आप वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या है? केमिकल चेंज है। फल का पकना केमिकल चेंज है, क्योंकि उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है पकने के दौरान चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें स्टार्च होता है ना, ये स्टार्च किस में बदल जाता है? शुगर में। क्लियर? जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। जल का वाष्पन, ये एक फिजिकल चेंज होता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। मान लीजिए पानी वेपोराइज हो गया। क्लियर? तो जो H2O स्ट्रक्चर है ना, वो केमिकली नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ फिजिकल उसमें चेंज हो रहा है। जब वो लिक्विड से गैस में बदल रहा है तो आप वापस से उसको गैस से लिक्विड में बदल सकते हो। ठीक है, लकड़ी का जलना जो होता है वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जैसे ही आप लकड़ी को बर्न करते हो वो किस में बदल जाती है? वो राख में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें से जो गैसेस होती हैं वो भी निकलती हैं। जब आप लकड़ी को जलाओगे तो वापस उसको आप लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये केमिकल है, लेकिन जल का वाष्पन जो है वो एक फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यवहार संशोधन शिक्षण अधिगम का उत्पाद है। विज्ञान पाठ्यचर्या में कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं होता। शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है। तो इसमें पहला और तीसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार संशोधन होता है ना, इसमें जब आप अधिगम करते हो, जब भी आप लर्निंग करते हो, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से जिस ऑब्जेक्ट की वजह से आप पढ़ रहे हो या जो भी लर्निंग गेन कर रहे हो, वो क्या होती है? इजी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लर्निंग के बाद अपने बिहेवियर में चेंज ही नहीं ला पा रहे हो तो फिर उसका आउटकम दिखेगा कैसे? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब भी आप कोई रिसर्च करते हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे नॉर्मल रिसर्च हो, तो आपको पहले कोई कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम होगी तभी ना आप उस पर रिसर्च करोगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विज्ञान पाठ्यचर्या में कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं होता, ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि जो इवेल्युएशन होता है वो साइंस करिकुलम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब तक मूल्यांकन ही नहीं होगा, आपको पता कैसे चलेगा जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी चीज चेंज हो रही है, वो इफेक्टिव है या नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई लड़का मैरी गो राउंड जो है उसमें 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम अवस्था में है, त्वरित गति में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है और एक समान वेग से गमन कर रहा है। जब मैरी गो राउंड की बात हो रही है तो मैरी गो राउंड क्या होता है? जिसमें दो ऐसे पलड़े लगे होते हैं, एक यहाँ बैठा होता है, एक यहाँ बैठा होता है। क्लियर? और इसमें चाल कैसी है? नियत है। चाल क्या है? नियत है। लेकिन गति क्या होती है? इसमें त्वरित होगी, यानी कि वो कैसा है? त्वरित गति में है। क्यों? क्योंकि जब मैरी गो राउंड होता है तो एक नीचे झुकेगा, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे झुकेगा, पहला ऊपर जाएगा। तो जो डायरेक्शन है ना, वो कंटिन्यूअस चेंज इसमें होता है। क्लियर? चाहे चाल नियत है, गति क्या है? नियत है, लेकिन दिशा जो है वो बदल रही है। और एक्सीलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। अब जो वेग में परिवर्तन होता है वो या तो दिशा में हो सकता है या फिर गति या चाल में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ त्वरित गति जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। मान लीजिए कोई चीज है जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, कोई वस्तु है वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो उसकी दिशा जो होती है ना, वो हर पॉइंट पे जो है वो चेंज होती रहती है। और जब भी वेग में परिवर्तन होगा तो उसके त्वरण में परिवर्तन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के वर्णक में स्थित रहता है? यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट होती है
उसमें कौन सा एलिमेंट इनमें से होता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक मैग्नीशियम ही है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लीफ की स्ट्रक्चर को ग्रीनरी कलर प्रोवाइड करने में। जो फास्फोरस होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए एक मेजर फैक्टर का रोल प्ले करते हैं जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? मतलब वैज्ञानिक कौशल, साइंटिफिक स्किल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, प्रयोगशाला कार्य, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, क्षेत्र भ्रमण। तो जब भी आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो वो साइंटिफिक स्किल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उसमें आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें होता है। आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीजों को समझते हो, डेटा कलेक्ट करोगे, चीजों को एनालाइज करोगे और फिर उसमें हम क्या करते हैं? रिजल्ट निकालते हैं। क्या क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो चीजों को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं? कोई भी रिजल्ट जो होता है उसको हम निकालते हैं। क्लियर? इसमें आप चीजों को एनालाइज जब करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है वो इसमें काफी हद तक डेवलप होती है। ये तीनों जो है ना, विज्ञान ओलंपियाड, साइंस क्वेश्चनेयर एंड क्षेत्र भ्रमण, ये भी इसमें हेल्प कर सकते हैं लेकिन ये डायरेक्ट उससे रिलेटेड नहीं है। और इन तीनों में क्या है, बच्चा उतना अटेंटिव होके चीजें नहीं करता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित शिक्षा के रूप में, विशेषता के रूप में जाना जाता है? यानी कि एक इफेक्टिव जो मैथ क्लास है उसकी विशेषता के रूप में आप किसे मानेंगे? शिक्षक द्वारा बोर्ड पर एक नई समस्या को हल करने के चरणों को बड़े करीने से प्रदर्शित किया जाता है, समूह कार्य, समूह समस्या समाधान को हतोत्साहित किया जाता है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि गणित अनिवार्य रूप से एक ठोस विषय है, किसी समस्या से संपर्क करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर इफेक्टिव मैथ क्लासरूम है तो उसमें आप एक ही प्रॉब्लम को नए नए किन तरीकों से हल कर सकते हो उस पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत था? पहला वाला ऑप्शन इसलिए गलत था क्योंकि इसमें ये जो ऑप्शन होता है ना कि हल करने के जो उससे तरीके हैं उनको बहुत अच्छे से उसने बोर्ड पे लिखा, तो इसमें बच्चा एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बल्कि ये एक इफेक्टिव तरीका होता है कि बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है? इसमें वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है। समूह कार्य, जब आप ग्रुप वर्क और ग्रुप प्रॉब्लम स्किल को ही हतोत्साहित कर दोगे तो बच्चे के अंदर सीखने में मदद कैसी होगी? बच्चा एक दूसरे के जो दृष्टिकोण है उसको कैसे समझेगा? इस बात पर जोर देना कि गणित अनिवार्य रूप से एक ठोस विषय है, हम इस पे भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है? गणित जो होता है इसमें कुछ चीजें मूर्त होती हैं लेकिन कुछ चीजें इसमें अमूर्त होती हैं। और गणित तो कम्प्लीटली कैसा सब्जेक्ट होता है? रीजनिंग बेस्ड, यानी कि तार्किक सब्जेक्ट ये होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकंड, इसमें इन्होंने बीच में मैथ के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सो वी हैव टू स्किप। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 126। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब तेल में डूबते हैं, जल में डूबते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और लोहे के टुकड़े पास लाए जाते हैं। जब उनको चुंबक को आप जरूरत से ज्यादा गर्म कर देते हो तो उसके चुंबकीय गुण जो होते हैं वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। चुंबकीय पदार्थों को जब भी आप गर्म करोगे तो वो अपना चुंबकत्व का गुण खत्म करते हैं। ये होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है? क्यूरी टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर मैग्नेट का टेम्परेचर जाता है वो अपने मैग्नेटिज्म को फिनिश कर देती है। क्लियर? जहां पे जो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो आप, यानी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तेल में डूबे रहने से चुंबकत्व पे कोई असर नहीं पड़ता है, जल में डूबे रहने पर भी चुंबकत्व पे कोई असर नहीं पड़ता है। जब आप लोहे के टुकड़ों के पास लाते हो तो चुंबकीय पदार्थ जो है उसका चुंबकत्व कम नहीं होगा बल्कि वो क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करके और ज्यादा चुंबकत्व जो है उसको जनरेट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी, चुंबक को अगर आप पीटते हो तो भी चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबक को जलाना, चुंबक को पीटना, ये सब क्या है, चुंबकत्व खत्म करते हैं। सुरक्षा फ्यूज बनाने हेतु तारों के निर्माण में कौन सी जो धातु होती है उसमें क्या यूज होता है? फ्यूज वायर हमेशा कैसे होते हैं? हाई रेजिस्टेंट। उनका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई। लेकिन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? लो। क्लियर? उच्च प्रतिरोधकता अगर नहीं होगी तो उससे क्या होगा, धारा जो है वो बहुत ज्यादा जब फ्लो करेगी
तो वो पिघल नहीं पाएगा, और जब पिघल नहीं पाएगा तो घर में शॉर्ट सर्किट जो है उसके चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हाई होता है तो उससे क्या होता है, जब करंट बहुत तेज आता है तो वो इजीली गर्म होके पिघल जाते हैं, और जो सर्किट है वो वहीं ब्रेक होता है, जिससे कोई भी घर में जो उपकरण लगे होते हैं वो डैमेज होने से बच जाए। और जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही जब करंट बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आता है तो उसकी हाई वोल्टेज के साथ आता है, तो जो वायर होता है वो इमीडिएटली टूट जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा, जिससे जो करंट है वो फ्लो आगे नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होती है और न्यून गलनांक होता है। क्लियर। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलना। जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट जब ज्यादा आएगा तो वायर पिघल जाएगा। हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, जिससे जब ज्यादा करंट आए तो वो इजीली गर्म होकर मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है, तो जो मोबाइल फोन चार्जर होता है वो इन्वर्टर है, यूपीएस है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो मोबाइल फोन चार्जर होता है वो हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, जो हाई एसी वोल्टेज होता है, हाई एसी जो वोल्टेज होता है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, कम डीसी वोल्टेज में। ठीक है, हाई जो एसी वोल्टेज होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लो डीसी वोल्टेज में। इसलिए मोबाइल फोन जो है उसको हम चार्ज के लिए यूज में लेते हैं। चार्जर जो होता है ना उसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। क्लियर। चार्जर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टिफायर होता है, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। जो इन्वर्टर होता है उसका काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हाई एसी वोल्टेज होता है उसको लो डीसी वोल्टेज में ये चेंज करता है। नेक्स्ट है, कांसे का उपयोग मूर्तियों तथा पदक बनाने में किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण और कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु है, इसलिए उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में होता है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। बिल्कुल सही बात है। पीतल में क्रोमियम नहीं होता है, कांसे में निकिल नहीं होता है। पीतल में निकिल नहीं होता है, कांसे में टिन। सही बात है। पीतल में लो और कांसे में निकिल का अतिरिक्त अंश होता है, नहीं। जो पीतल होता है ना उसका कंपोजिशन क्या होता है, तांबा और जिंक। ठीक है, कैसे याद रखोगे, पिताजी। क्लियर। और अगर हम कांसा की बात करें तो कांसा जो होता है उसमें क्या होता है आपका, तांबा प्लस टिन। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। दोनों में ही क्या होता है, पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का जो है वो मेन फैक्टर होता है। इसीलिए जो कांसा है उसको हम मूर्ति बनाने में लेते हैं। आजकल बेंगल्स भी आने लगी है, मेडल्स बनते हैं। जबकि पीतल के बर्तन भी आते हैं, जो वायर वगैरह है उसमें भी यूज में लेते हैं, कारतूस में भी यूज में लेते हैं। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, खुली जो खिड़कियां होती हैं, एक चीज और देखिएगा, जो पीतल होता है ना, जिंक की वजह से क्या होता है, इसमें येलोइश कलर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक मेलिएबल धातु जो होती है ना वो बन जाता है। और जो ब्रॉन्ज होता है ना वो क्या होता है, टिन की वजह से हार्ड जो है वो करने का काम करता है। इसीलिए जो कांसा होता है उसको हम मूर्ति या पदक बनाने में लेते हैं, क्योंकि उस हमें हार्डनेस चाहिए, जबकि पीतल में हमें मेलिएबिलिटी चाहिए होती है, और एक येलोइश कलर जो है वो जिंक की वजह से आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, खुली सिकड़ी और कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है। जब भी हम पंखा करते हैं ना तो वो इसके पीछे कारण होता है कि जब कोयले की अंगीठी जो होती है उसमें कंबशन प्रोसेस होती है, यानी कि दहन की प्रोसेस होती है, और जब दहन होगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। ठीक है, और अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जला रहे हो जहां हवा जो है उसका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो आप देखिएगा अंगीठी के आसपास ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगती है, जिससे कंबशन प्रोसेस कम होने लगेगी और धीरे धीरे वो रुकना बंद कर देगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अंगीठी बंद हो जाती है, यानी कि कोयला बुझ जाता है। अगर आप पंखा चला दोगे या कोई फ्रेश एयर का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर है तो ऑक्सीजन क्या है, प्रॉपर मिलती है उसको, जिससे जो आग है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति नहीं। सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल सही बात है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ही हम कंटिन्यूअस क्या है उसको पंखे से झलते रहते हैं। चूरा जम जाने के कारण नहीं।
नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। जो हृदय है उसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। क्लियर। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। पोटेशियम क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा। अगर CO2 जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ती जाएगी तो ऊष्मा को रोका जा सकता है पर्यावरण में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग होगी और मरुस्थलीय पादप जो है उनकी प्रचुरता। तो CO2 जब इंक्रीज होगी तो पादप जो है वो कैसे इंक्रीज होते जाएंगे, मरुस्थलीय पादप जो है उनकी प्रचुरता कैसे हो जाएगी, चाहे वो जीरोफिटिक प्लांट है, लेकिन जब CO2 इंक्रीज होगी तो वो मरुस्थलीय पादप जो है उसकी प्रचुरता कैसे होगी, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CO2 जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का एक मेन फैक्टर होता है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इनके लिए CO2 जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होती है। मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो डेजर्ट पाइप होते हैं, एक सेकेंड, वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है उसकी वृद्धि से क्या नहीं होगा। हाँ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वो CO2 जो होती है उसको इनटेक नहीं कर पाते हैं और उनकी जो प्रचुरता है उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होता है। पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उससे आपका रिलेटेड होता है। आई थिंक इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए कि जो अधिक ऊष्मा है उसको रोका जा सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो आप अधिक ऊष्मा को रोकेंगे कैसे। सो आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बट पता नहीं, ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों की आंसर की में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डाउटफुल। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को वृत्तीय गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा इसमें होगी। तो जब आप वृत्तीय गति पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए ये क्या होता है, वृत्तीय गति एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है और इसको समझाने के लिए आपको बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग होती है उसमें इंक्लूड करना होगा, जहां पे बच्चा खुद से करके सीखेगा। जब इंसान खुद से करके सीखेगा, बच्चा खुद से करके सीखेगा, तो वो चीजों को एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो होती है वो वृत्तीय गति को समझाने के लिए सबसे अच्छी होती है। क्लियर। उदाहरण देना सहायक हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे को उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, बच्चा सिर्फ चीजों को रटेगा। प्रदर्शन में टीचर एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है, तो उसमें भी बच्चा क्या करेगा, चीजों को रट लेगा। अगर आप चर्चा करवा देंगे तो भी उसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है। पानी में नमक मिलाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो बढ़ता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक जो है वो घटता है। जब पानी में नमक मिलाते हो तो ये क्या करता है, एक विले के रूप में काम करता है, ठीक है, एक सोल्यूट के रूप में काम करता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि उबलने वाला जो टेम्परेचर है उसको तो ये बढ़ा देगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको ये कम करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। क्यों, क्योंकि पानी को उबलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और जैसे ही आप सॉल्ट डालते हो उसका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम कुकर में जब दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक और हल्दी डाल देते हैं, जैसे नमक की वजह से सब्जी जल्दी बन जाएगी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे ही आप नमक डालोगे तो वो क्या करेगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण जो होता है उस पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, दर्पण के पीछे होता है और इसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा बिंब की साइज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आभासी होता है,
ठीक है, दर्पण के पीछे होता है और बिंब की साइज के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो समतल दर्पण है वो वर्चुअल क्यों है? क्योंकि इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते। ये हमेशा कैसा बनता है? पर्दे के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर कोई बिंब रखा हुआ होता है। बिंब की साइज के बराबर ही बनता है। जो समतल दर्पण होता है ना, इसमें अगर कोई वस्तु v वेग से घूम रही है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा 2v वेग से होगा। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है उसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब जैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है एम्बुलेंस वाली गाड़ियों पे, तो वो अगर आप मिरर से देखेंगे तो हमें उल्टा दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण निम्न में से किसे काला सोना जो है वो कहा है? तो काला सोना जो है हम किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वो जमीन से निकलता है। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट सोने के समान होती है और आज के टाइम पे तो इसको हम स्पाइन भी बोल सकते हैं। मशीन्स में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, बहुत सारी लुब्रिकेंट वगैरह बहुत सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है। और पेट्रोलियम से जो हमको पदार्थ मिलते हैं ना, जैसे जेली हो गई, वेस्लिन जेली जो होती है, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य और मवेशियों में होने वाला जो भयानक रोग है, उस जो एंथ्रेक्स होता है उसका कारक क्या है? एंथ्रेक्स हमेशा एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये मतलब संक्रामक रोग होता है, एक दूसरे से फैलता है, जो बेसिकली मनुष्यों और जानवरों में होता है। मेनली ये किसको इफेक्ट करता है? भेड़ों को। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस ये बैक्टीरिया होता है, ये मिट्टी में मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? स्पोर्स बनाना चालू कर देते हैं और बाद में ये संक्रमण जो है उसको फैलाते हैं। फंगस जो होती है इसमें दांत, खाज, खुजली, जो गंजापन होता है। प्रोटोजोआ मेनली मलेरिया, ठीक है, या एमीबाइसिस। वायरस जो होते हैं इसमें बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे फ्लू है, मम्स है। बैक्टीरियल जो होता है इसमें हैजा, टीबी, सिफिलिस, बहुत सारी डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह AB होता है उसे सार्वत्रिक ग्राही भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, तो इसमें एंटीबॉडीज जो होता है उसका अभाव होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती और एंटीबॉडी के एब्सेंस के कारण ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीजन के साथ रिएक्ट क्या करेगा? तो रक्त का जो थक्का होता है वो उस बॉडी में अंदर नहीं बन पाएगा। इसलिए यूनिवर्सल डोनर हमेशा O जो ब्लड ग्रुप है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है? एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो एंटीबॉडीज होती है वो कहाँ मिलती है, एंटीबॉडीज जो होती है वो प्लाज्मा में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से मिलता है? तने से मिलने वाले जो मसाले होते हैं वो कौन से हैं आपके? जिंजर और टर्मेरिक। ठीक है, अदरक और हल्दी। जो लौंग होती है ना वो फ्लावर बर्ड होती है। लौंग क्या होती है आपकी? फ्लावर बर्ड। जब ड्राइड फ्लावर बर्ड होती है उसे हम बोलते हैं लौंग। नटमेग जो होता है ना, यानी कि जायफल, वो क्या होता है आपका? सीड होता है। जबकि अदरक और हल्दी जो होते हैं वो राइजोम्स होते हैं, यानी कि तने के एक मॉडिफाइड पार्ट होता है जो हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 4, ये कैसे ग्रो करते हैं? हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो खरीफ की फसल है? खरीफ की जो फसल होती है ना वो मॉनसून की शुरुआत में होती है। ठीक है, इसमें जो खरीफ की फसल है 3 होती है, रबी, खरीफ और जायद। क्लियर? तो खरीफ की फसल जो है इसमें से चना, मूंग, मटर, उड़द। उड़द जो है वो खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगर खरीफ की और फसलों की बात करें तो चावल, मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ये सब क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो लंबाई की इकाइयां हैं? तो लंबाई की जो इकाइयां होती हैं वो लाइट ईयर होती है। लाइट ईयर जो है वो किसकी होती है? आपकी दूरी की। यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो है, मतलब प्रकाश जो है वो एक साल में कितनी दूरी तय करता है, तो ये भी क्या होती है? लंबाई की यूनिट होती है। पार्सक जो होती है ना,
ये खगोल विज्ञान में यूज की जाती है। बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए इसको यूज किया जाता है। नॉटिकल माइल जो होता है वो नेविगेशन, जो समुद्री नेविगेशन होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। नैनोमीटर जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है लंबाई को मापने की, ठीक है, यानी कि 1 मीटर का ये 12वां कुछ ऐसे हिस्सा होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लाइट ईयर, 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है। पार्सेक, जो बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए यूज में लिया जाता है। नॉटिकल माइल, जो आपका समुद्री नेविगेशन है वहां यूज होता है। नैनोमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट है आपका, एक नदी को पार करते समय यात्रियों को एक नाव में खड़े होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनका द्रव्यमान एक बड़ी सतह पर वितरित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उनके शरीर के बाहर लगता है। उनके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उठता है। सीजी से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पैरों से बाहर होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नाव में खड़ा है तो उसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर, जो ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, जिससे बॉडी जो है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब भी कोई व्यक्ति नाव में खड़ा होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है वो ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा ग्रेविटेशन फोर्स, और शरीर में जो स्थिरता होती है यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो नाव है उसके पलटने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे कम क्या करता है, वायुमंडलीय प्रदूषण करता है। जब हाइड्रोजन जलता है ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जलवाष्प में, ठीक है। और यही एक ऐसा स्वच्छ ईंधन है जो कोई प्रदूषण कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट है, पानी का तो शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ऑब्वियस बात है, वर्षा जल और आसुत जल तो होते हैं, ये पानी के सबसे शुद्धतम रूप होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्षा जल जो है वो प्राकृतिक सोर्स होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है और इवेपोरेशन उससे बनता है। और जो आसुत जल होता है इसको क्या करते हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर होता है ये, इसमें पानी को पहले उबालते हैं, फिर उसको जो वेपर बनती है उसको ठंडा करते हैं, तब जाके हमें ये पानी मिलता है। खाना पकाने के दौरान सबसे ज्यादा नष्ट होने वाला यौगिक है। तो जो विटामिन्स होते हैं वो खाना पकाने के दौरान सबसे ज्यादा नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि खाना हाई टेम्परेचर पर बनता है या फिर कोई बॉइलिंग प्रोसीजर होता है तो विटामिन्स उसमें डैमेज हो जाते हैं। और पानी में घुलने वाले जो विटामिन है वो कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। और ये बहुत मतलब बोलते हैं ना कि जो फ्लेम होती है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही इनको हीट किया जाता है ये तुरंत डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक पद्धति का दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तिपरक, काल्पनिक, मनोवैज्ञानिक, ये तीनों ही नहीं होती। वैज्ञानिक पद्धति हमेशा कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ होती है। क्लियर? जो वैज्ञानिक पद्धति होती है वो हमेशा प्रयोग जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, उनकी वस्तुनिष्ठता पर बेस्ड होती है। ये हमेशा निष्पक्ष होती है, हमेशा क्रमबद्ध होगी, हमेशा व्यवस्थित होती है, और एक तार्किक प्रणाली जो है उस पर ये बेस्ड होती है। साइंटिफिक जो चीज होती है वो कभी भी लैंगिक पूर्वाग्रह हो या कोई भी पूर्वाग्रह हो उस पर ये अफेक्ट नहीं होती। दूसरा, ये हमेशा एविडेंस पे बेस्ड होती है। विज्ञान पढ़ाने की सबसे अपरिहार्य विधि कौन सी है? तो विज्ञान पढ़ाने की सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो होती है वो होती है प्रायोगिक विधि। क्यों? क्योंकि साइंस जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, इसमें आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ले सकते। जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा तो चीजों को खुद से एनालाइज करेगा, खुद से करके सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर सिर्फ जानकारी दे देता है, बच्चा एक्टिव रूप से इन्वॉल्व नहीं होता। ऑब्जर्वेशन मेथड में भी टीचर एक्सपेरिमेंट्स करता है लेकिन बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करता है। प्रदर्शन विधि में भी बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। कौन सा इनमें से परिरक्षक है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको हम इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। जो सोडियम जिंकेट होता है ये भी इंडस्ट्री में यूज होता है, ये फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम कुकिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट होता है वो खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है? जो वैज्ञानिक विधि होती है ना वो एक व्यवस्थित प्रोसीजर होता है,
तो इसमें समस्या को परिभाषित किया जाता है, समस्या का अनुभव होता है, सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है, लेकिन उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण इसमें नहीं होता है। ठीक है, उपकल्पनाओं का निर्माण होता है लेकिन स्थिरीकरण नहीं होता। सबसे पहले समस्या को परिभाषित किया जाता है। किसी समस्या को आपको समझना तो होगा ना, जिसकी वजह से आप आगे एक्सपेरिमेंट करोगे। फिर समस्या का अनुभव होता है, मतलब वो जो प्रॉब्लम आपने चूज की है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड कुछ तो हमें बैकग्राउंड तैयार करना होगा या ऑब्जर्व करना होगा चीजों को। फिर होता है सूचनाओं का एकत्रीकरण, अब हम डेटा जो है उसको तो कलेक्ट करेंगे। फिर होता है उपकल्पनाओं का निर्माण, ना कि स्थिरीकरण। उपकल्पना यानी कि हम हाइपोथेटिकल प्रोसीजर्स बनाते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। फिर होता है उपकल्पनाओं का परीक्षण। ठीक है, उनको प्रयोग के थ्रू सिद्ध करना जरूरी होता है। जब परीक्षण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। क्लियर, अगर ये फिक्स हो जाएगा तो हम चीजों को सत्यापित कैसे करेंगे। अगर सूचनाएं उपकल्पनाएं जो हैं वो अगर स्थिर हो जाएंगी तो हम आगे एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, किस प्रकाशिक परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। प्रकीर्णन, विक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवण। तो जो प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से सूर्य जो है वो लाल रंग का होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो जो रेज निकलती है ना सूर्य की, वो एक डिस्टेंस को कैरी करती हैं। और इस टाइम जो ब्लू कलर होता है, जो वॉयलेट कलर होता है, वो बहुत ज्यादा प्रकीर्णित होती है, यानी कि स्कैटर्ड होती हैं। जबकि लाल रंग जो होता है वो कम प्रकीर्णन जो है उसको शो करता है। एक चीज याद रखिएगा, जो रेड कलर होता है ना, इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा, वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। जबकि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है और उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारी आईज तक जो कलर पहुंचता है वो लाल कलर ही होता है। एक होता है प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण जो होता है ना वो विबग्योर प्रोसीजर होता है, जहां हम व्हाइट प्रिज्म जो है उसमें से प्रकाश की किसी लाइट को निकालते हैं और वो 7 कलर जो है उनमें विभाजित हो जाता है। क्लियर, यानी कि इसमें जो वेवलेंथ होती है वो मुड़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन जो होता है वो साइड्स जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, वहां से प्रकाश का मुड़ना या फिर उसका फैलना। प्रकाश का ध्रुवण जो होता है वो, जैसे आपने सीडी वगैरह देखी होगी ना, उस पे जब वो बनता है इंद्रधनुष, यानी कि आपका जो रेनबो बनता है, वो आपके ध्रुवण में एग्जाम्पल आते हैं। जैसे बंद कमरे में आप टॉर्च लेके जाते हो तो लाइट जो होती है वो चारों ओर फैल जाती है, तो ये होता है आपका ध्रुवण। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।